दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट गल्फ्स को इसी में खत्म कर देंगे ताकि यूपीएससी आपसे कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे ना तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सको। और ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए रिलेवेंट नहीं है, बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या जियोपॉलिटिक्स हैं, इन सबको भी समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गल्फ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गल्फ है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ज्योग्राफी की भाषा में समझे तो गल्फ कुछ और नहीं बल्कि ओशियंस का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है जो लैंड को पेनिट्रेट करता है। ज्योग्राफी की भाषा में अगर समझे तो गल्फ कुछ और नहीं है बल्कि जो हम लोग ओशियन सी वगैरह देखते हैं ना, इनका एक इनलेट पोर्शन है, डीप इनलेट पोर्शन जो कि लैंड सरफेस को काटता है और थोड़ा सा एक नैरो माउथ के साथ एक वाटर बॉडी अपीयर होता है। इसको आप कंफ्यूज नहीं करना, एक बे भी होता है, जैसे हम लोग बे ऑफ बंगाल देखते हैं। गल्फ जो होता है ना वो थोड़ा छोटा हिस्सा होता है, बे जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मेक्सिको। इन दोनों में आप डिफरेंस समझ सकते हो। सिमिलरली आपको ये समझ में आ गया कि बे और गल्फ यूजुअली एक ही जैसे हैं, लेकिन बस कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी का माउथ नैरो है किसी का वाइड है। साथ ही अगर हम लोग स्ट्रेट्स की बात करें तो स्ट्रेट्स क्या होते हैं, सिमिलर जैसा टर्म है। ये दो बड़े वाटर बॉडी के बीच का एक वाटर पैसेज है, एक नेविगेबल चैनल है जो कि दो बड़े लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर या पार्क स्ट्रेट या मलक्का स्ट्रेट बोल सकते हो। इनको समझना बहुत ही आसान है। इसके बाद एक और टर्म है जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो है बाइट्स। बाइट क्या होते हैं? बाइट समझ लो कि एक लैंड फीचर पर एक ज्योग्राफिकल सिंपल सा फीचर है जो कि बेंड या कर्व से डिनोट होता है। ये छोटा सा बेंड या कर्व अंदर अपने वाटर को अंदर भर लेता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बाइट बोलते हैं। तो आप लोग ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऐसी चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो ये हमारा बाइट है। यूजुअली देखा जाए तो ये सब के सब वाटर बॉडी ही हैं, लेकिन इनका साइज, इनका शैलोनेस, इनका डेप्थ, इनका नैरो माउथ का होना, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं, जिसके वजह से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया इनके कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में। स्पेसिफिकली अगर सिर्फ और सिर्फ गल्फ की बात करें तो गल्फ के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ऐसे कई सारे गल्फ को देखोगे आज के इस वीडियो में। पूरे वर्ल्ड भर में गल्फ्स के बीच उनके साइज, शेप और डेप्थ में वेरिएशन पाया जाता है। गल्फ के डायरेक्ट ज्योग्राफिकल एडवांटेज की बात करें तो गल्फ्स हार्बर के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस होते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि वर्ल्ड के मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स इन्हीं गल्फ्स के नज़दीक सेट किए गए हैं। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट गल्फ्स को रीजन वाइज कवर करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। गल्फ ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे वेल नोन गल्फ है गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये गल्फ यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है और स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के थ्रू अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। गल्फ ऑफ मेक्सिको अप्रोक्सीमेटली 6000 स्क्वायर मील्स में ओवल शेप में फैला हुआ है और इसकी एवरेज डेप्थ 810 नॉटिकल माइल्स है। इसका फॉर्मेशन करीब 300 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हुआ था और ये 3 देश यानी यूएस, मेक्सिको और क्यूबा में फैला हुआ है। गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन होने वाली मेजर रिवर्स में रियो ग्रांड और मिसिसिपी का नाम आता है। इस गल्फ में लोकेटेड मेजर पोर्ट्स की बात करें तो मेक्सिको में वेराक्रूज और यूएस में न्यू ऑर्लियंस, गैल्वेस्टन, टैम्पा और पेंसाकोला कुछ पोर्ट्स हैं जो इसी गल्फ में लोकेटेड हैं। इनका नाम याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ मेक्सिको के बाद नॉर्थ अमेरिका का दूसरा मेजर गल्फ है गल्फ ऑफ अलास्का। इसका एरिया बहुत बड़ा है और ये गल्फ कोडियाक आइलैंड से लेकर अलेक्जेंडर आर्चीपेलागो तक एक्सटेंडेड है। ये गल्फ दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स है, जहां डीप वाटर कोरल्स की प्रोडक्टिविटी काफी हाई है और इस वाटर से इस गल्फ को हैबिटेट एरिया ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का टैग दिया गया है। ये एक ऐसा गल्फ भी है जहां दो ओशियंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ओशियंस का वाटर मिक्स नहीं होता, दोनों अलग अलग कलर्स में बहुत ईजिली विजिबल भी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका के ही वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये गल्फ पैसिफिक ओशन का एक मार्जिनल वाटर बॉडी है जिसे सी ऑफ कॉर्टिस या फिर वर्मेलियन सी भी कहा जाता है। इस गल्फ की सबसे खास बात यह है कि इसकी लंबी कोस्ट लाइन है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का कोस्टल लेंथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ ड्रेन होने वाली रिवर्स में फियर्टा, सिनालोआ, मायो और सोनारा कुछ मेजर रिवर्स हैं। काफी डाइवर्स और प्रोडक्टिव होने की वजह से
इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया गया है। नॉर्थ अमेरिका के बाद अब आगे बढ़ते हैं सेंट्रल अमेरिका की ओर, जहां कैरिबियन सी लोकेटेड है। कैरिबियन सी अपने गल्फ्स के लिए जाना जाता है। इसमें सबसे मेजर गल्फ है गल्फ ऑफ होंडुरास। इस गल्फ की फिजियोग्राफी काफी डाइवर्स है, जहां ओपन वाटर्स, ओशन करंट्स, बैरियर बीचेस, साल्ट मॉर्सेस, सी ग्रासेस बेड्स, बैरियर रीफ्स, लेगून्स और ऐसे कई सारे दूसरे ज्योग्राफिकल फीचर्स पाए जाते हैं, और ये भी हाईली प्रोडक्टिव मैरीन इकोसिस्टम्स में से एक है। सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड एक दूसरा इंपॉर्टेंट गल्फ है गल्फ ऑफ पनामा। ये गल्फ अप्रॉक्सीमेटली 2500 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इसके वाइडेस्ट पॉइंट की विड्थ 250 किलोमीटर्स है। गल्फ ऑफ पनामा कैरिबियन सी से पनामा कैनाल के थ्रू कनेक्टेड है। ये गल्फ दूसरे बहुत से छोटी छोटी गल्फ जैसे कि सैन मिगुएल और परीटा गल्फ, ऐसे कई सारे दूसरे गल्फ से घिरा हुआ है। इस गल्फ में लोकेटेड मेजर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ कुछ मेजर पोर्ट्स जैसे कि पनामा सिटी, लापामा और चित्रे पोर्ट्स लोकेटेड है। मैनग्रोव्स इस गल्फ की सबसे मेजर वेजिटेशन है, जहाँ बहुत डाइवर्स बर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं, लेकिन पनामा कनाल के बनने से ये बर्ड स्पीशीज एक्सटेंशियल थ्रेट्स फेस कर रहे हैं अभी। नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका का आखिरी इंपॉर्टेंट गल्फ है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये एक ऐसा गल्फ है जो ओशियन के बजाय इसमें ड्रेन हो रहे रिवर्स की वजह से ज्यादा जाना जाता है। इस गल्फ में मिरामची, रोमाइन, मार्गरी, हम्बर, सेंट लॉरेंस और नताशकुआन जैसे कई सारे 40,000 क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा वाटर ड्रेन करते हुए रिवर्स पाए जाते हैं। ये गल्फ कई सारे छोटे छोटे बेस और स्ट्रेट्स जैसे कि चैलुअर बे, फॉर्च्यून बे, सेंट जॉर्ज बे, बे ऑफ आइलैंड्स, नॉर्थम्बरलैंड स्ट्रेट एटसेट्रा से घिरा हुआ है। दोस्तों, हम अपने अगले पर आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए 2 प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक टेस्ट सीरीज़ का फॉर्म है। ये टेस्ट सीरीज़ इतना ज़्यादा रिगरस है कि आप जो 26 मई दी डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, और इससे उस दिन थोड़ा भी डरोगे, उन सबका सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, डेली बेसिस पर ना आपको सुबह सुबह 7 बजे बिल्कुल आपको जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। फिर उसी के टाइम पर कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? वैसे 40 क्वेश्चन। सिमिलरली आपको सीसैट का क्वेश्चन भी डेली बेसिस पर मिलेगा 20 क्वेश्चन। और जो भी आप मंडे टू फ्राइडे अपना पढ़ोगे ना, यहाँ पर पहले तो पूरा फुल फ्लेजेड शेड्यूल दे दिया जा रहा है अगले 90 से 120 दिन का। कैसे आप पढ़ोगे वो सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को कैसे देना चाहिए। ये पूरा करने के बाद आपका सैटरडे एक रिवीजन गैप होगा और संडे आपको फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू अपने जितने पढ़े हुए चीज़ें उनको रिवाइज करना रहेगा। इसमें आपको डेली बेसिस पर ऑल इंडिया रैंक, जो भी आप पेपर आज 40 क्वेश्चन का ये जीएस पेपर कर रहे हो ना, ये 40 क्वेश्चन का तुरंत के तुरंत डिस्कशन भी वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ कर देंगे, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो सब भी क्लियर हो जाएगा। तो रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम नाम है एक रिगरस टेस्ट सीरीज़ का, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम्स में है। इसके फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर कर सकते हो। दूसरा वाला जो है वो है हमारा एक प्यारा सा क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपके पूरे प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को बहुत ही ईजिली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आपके जीएस के क्लासेस मिलेंगे डेली बेसिस पर, करंट अफेयर्स की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को मिल जाएंगे, सीसैट की भी फुल लेक्चर्स की क्लासेस होंगी, और इसके अलावा आपके कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं। और वीकेंड में आपको जो भी पढ़ रहा है आप, उन वीकेंड्स में आपके लिए वीकेंड टेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो अपना आरपीपी था, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट सीसैट मॉड्यूल मिलता है, मतलब कि आपके लेक्चर्स भी मिलेंगे और डेली बेसिस पर क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, आपके लिए जो भी सूटेबल हो आप उसको डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के बाद अब रुक करते हैं यूरोप की ओर। अगर आप यूरोप के मैप को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ की कोस्ट लाइन्स रेगुलर ना होकर काफी कर्व्ड है, और इसी वजह से इस कॉन्टिनेंट में गल्फ्स की संख्या सबसे ज्यादा है। शुरू करते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया से। ये गल्फ बाल्टिक सी के नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट में है, जो स्वीडन के ईस्टर्न कोस्ट और फिनलैंड के वेस्टर्न कोस्ट के बीच लोकेटेड है। पोलर एरिया से नजदीक होने की वजह से ये गल्फ साल में 5 महीने तो फ्रोजन फॉर्म में ही रहता है। गल्फ ऑफ बोथनिया के ठीक राइट साइड में लोकेटेड है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये गल्फ भी बाल्टिक सी का ही एक ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। इसके नॉर्थ में फिनलैंड, साउथ में एस्टोनिया और ईस्ट में सेंट पीटर्सबर्ग यानी रशिया लोकेटेड है, जहां नेवा रिवर इसमें ड्रेन होती है। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल हार्बर है, जो इसी गल्फ में लोकेटेड है, और इस वजह से रशिया के लिए इस गल्फ का सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है। रशिया ने इस गल्फ में करीब 19 आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी कंस्ट्रक्ट किए हैं। बाल्टिक सी के नॉर्थ में लोकेटेड है व्हाइट सी, जो कि एक गल्फ है।
ये गल्फ बैरेंट सी का ही एक पार्ट है जो रशिया के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है। व्हाइट सी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये उन चारों सीज में से एक है जिन्हें कलर्स के नाम पर रखा गया है। बाकी के 3 सीज रेड सी, येलो सी एंड ब्लैक सी हैं। बाल्टिक सी में ही एक और गल्फ लोकेटेड है जिसका नाम है गल्फ ऑफ रीगा। ये गल्फ लाटविया और एस्टोनिया के बीच लोकेटेड है। यहाँ कई सारे आइलैंड्स लोकेटेड हैं जिसमें सारेमा सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। ईस्टर्न यूरोप में सी ऑफ अजोव एक स्ट्रैटेजिक गल्फ है। हालांकि इसकी साइज नॉर्मल गल्फ से थोड़ी बड़ी है। इसे रशिया और यूक्रेन का इंटरनल सी भी माना जाता है। ब्लैक सी से एक नैरो स्ट्रेट ऑफ कर्च से जुड़ा हुआ है। अब अगर वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ कैडिज लोकेटेड है। ये गल्फ अटलांटिक ओशन का आर्म है जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नजदीक लोकेटेड है। कैडिज गल्फ आइबेरियन पेनिनसुलर के साउथ वेस्टर्न कोस्ट को बॉर्डर करता है और आइबेरियन पेनिनसुलर और मोरक्को के बीच लोकेटेड है। वेस्टर्न यूरोप में ही गल्फ ऑफ लायन भी लोकेटेड है जो मेडिटेरेनियन सी के एक बे की तरह लगता है। ये गल्फ सदर्न फ्रांस और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन के बीच लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट गल्फ है। पोर्ट ऑफ मार्सेइल यहाँ का सबसे मेजर पोर्ट है। इस गल्फ एरिया में कोल्ड विंड्स मिस्ट्रल और ट्रामोंटेन आपस में मिलते हैं। अब मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ गल्फ ऑफ वेनिस लोकेटेड है। ये गल्फ एड्रियाटिक सी के बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ पर सिचुएटेड है। ये गल्फ इटली, क्रोएशिया और स्लोवेनिया को बॉर्डर करता है। अमेरिका और यूरोप के बाद अब बात करते हैं वर्ल्ड का मोस्ट जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन यानी मिडिल ईस्ट में लोकेटेड गल्फ्स की, गल्फ्स ऑफ एशिया। यहाँ आपको बता दें कि अगर आप मिडिल ईस्ट की पूरी ज्योग्राफी को आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस पर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड है। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके मिडिल ईस्ट के ज्योग्राफी को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। खैर, हम इस वीडियो में बात करते हैं मिडिल ईस्ट में लोकेटेड कुछ मेजर गल्फ्स के बारे में। मिडिल ईस्ट का पहला मेजर गल्फ है गल्फ ऑफ एडन जो इंडियन ओशन में येमेन और सोमालिया के बीच लोकेटेड है। ये एक डीप वाटर गल्फ है जो बाब एल मंडेब स्ट्रेट के थ्रू रेड सी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं एंशिएंट टाइम्स में ग्रीक्स इसी गल्फ को सैक्रेड एरिथ्रियन सी का पार्ट मानते थे। गल्फ ऑफ एडन स्विस कैनाल से होकर गुजरने वाले शिपिंग रूट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक एस्टिमेट के अनुसार साल में लगभग 21,000 से भी ज्यादा शिप्स गल्फ ऑफ एडन से होकर पास करते हैं। इसी तरह गल्फ ऑफ अकाबा भी मिडिल ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट गल्फ है जो रेड सी के नर्दर्न टिप और सिनाई पेनिनसुला के ईस्ट में लोकेटेड है। इसका कोस्ट लाइन 4 कंट्रीज जो कि इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बीच डिवाइडेड है। इसके नर्दर्न कोस्ट पर ताबा, एलाट और अकाबा जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड हैं और इसके साउथ में सऊदी अरेबियन सिटी हक्ल लोकेटेड है। इस गल्फ में इजरायली सिटी एलाट लोकेटेड होने की वजह से इजराइल में इसे गल्फ ऑफ एलाट भी कहा जाता है। ये गल्फ एशिया और अफ्रीका के लिए एक मीटिंग पॉइंट की तरह भी काम करता है। जियोलॉजिकली ये गल्फ ग्रेट रिफ्ट वैली का ही पार्ट है। गल्फ ऑफ अकाबा के बाद अब हम बात करते हैं गल्फ ऑफ बहराइन के बारे में जो पर्शियन गल्फ का ही पार्ट है। इसके लोकेशन की बात करें तो ये गल्फ पर्शियन गल्फ के वेस्ट में सऊदी अरेबिया और कतार पेनिनसुला के बीच लोकेटेड है। कतार पेनिनसुला गल्फ ऑफ बहरीन को मेन वाटर बॉडी से सेपरेट करता है। गल्फ ऑफ बहरीन का नाम मिडिल ईस्ट में लोकेटेड एक कंट्री बहरीन के ऊपर ही रखा गया है, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे। इसी गल्फ के वेस्टर्न सेक्शन में किंग फहद कॉजवे बनाया गया है जो सऊदी अरेबिया को बहराइन से जोड़ता है। इसके अलावा एक और कॉजवे कतार और बहराइन कॉजवे भी प्लान्ड है जो बहराइन को कतार से जोड़ने के लिए बनाया जाएगा अभी फ्यूचर में। आपको बता दें कि गल्फ ऑफ बहराइन पर्शियन गल्फ का पार्ट जरूर है लेकिन इसका वाटर पर्शियन गल्फ के कंपैरिजन में ज्यादा सलाइन है। गल्फ ऑफ बहरीन का सदर्न पोर्शन गल्फ ऑफ साल्वा फॉर्म करता है। ये बेसिकली एक बे है जो कतर पेनिनसुला को सऊदी अरेबिया से सेपरेट करता है। गल्फ ऑफ बहरीन में ही लोकेटेड है हवार आइलैंड जिसे 1997 में एक रामसार साइट डिक्लेयर किया गया था। गल्फ ऑफ बहरीन के बाद अब हम चलते हैं अपने मिडिल ईस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट गल्फ यानी पर्शियन गल्फ की ओर। मिडिल ईस्ट या यूं कहें अरब वर्ल्ड में इसकी इंपॉर्टेंस के लिए इसे अरेबियन गल्फ के नाम से भी जाना जाता है। अरेबियन पेनिनसुला के बिल्कुल बीच में लोकेटेड पर्शियन गल्फ मिडिल ईस्ट में एक मेडिटेरेनियन सी की तरह है और साथ ही ये इंडियन ओशन का पार्ट भी है। पर्शियन गल्फ अपनी ईस्ट में लोकेटेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन से कनेक्टेड है और इसके वेस्ट में शातल अरब डेल्टा लोकेटेड है जिसका निर्माण यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनता है। इकोलॉजिकली पर्शियन गल्फ बहुत ही रिच है और ये रीजन रीफ्स, पर्ल, ओइटर्स इन सबसे भरा पड़ा है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑयल स्पिल्स के कारण यहाँ की इकोलॉजी के ऊपर एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है। ईरान और सऊदी अरेबिया के अलावा ओमान के मौसम एक्सक्लेव, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत
और इराक पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करते हैं। दोस्तों, पर्शियन गल्फ ट्रेड और कॉमर्स के नज़रिए से बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके किनारे कई इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे कि कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, यूएई का अबू धाबी और दुबई, ईरान का किश आइलैंड और बंदर अब्बास, कतार का कैपिटल दोहा, सऊदी अरेबिया का खोबार, ओमान का खसाब सिचुएटेड है। इराक के अलावा पर्शियन गल्फ के कोस्ट लाइन्स के किनारे ऑयल रिच कंट्रीज को पर्शियन गल्फ स्टेट्स के नाम से भी रेफर किया जाता है। पर्शियन गल्फ और इसके कोस्टल एरियाज पेट्रोलियम के लिए वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल सोर्स हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड सफानिया ऑयल फील्ड भी पर्शियन गल्फ में ही लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ गैस के सोर्स भी अबंडेंट क्वांटिटी में डिस्कवर किए गए हैं। आपको यहाँ बता दें कि दुबई के फेमस द वर्ल्ड आइलैंड भी पर्शियन गल्फ में ही लोकेटेड है, जिसे वर्ल्ड मैप के शेप में कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके अलावा दोहा का आर्टिफिशियल द पर्ल आइलैंड भी पर्शियन गल्फ में ही सिचुएटेड है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि पर्शियन गल्फ के नाम को लेकर भी अरब कंट्रीज के बीच एक मेजर डिस्प्यूट है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इस वाटर बॉडी को पर्शियन गल्फ के नाम से रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन अरब गवर्नमेंट्स इसे अरेबियन गल्फ या द गल्फ के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। पर्शियन गल्फ के नाम से ये रिलेटेड डिस्प्यूट 1960 से स्टार्ट हुआ, जिसे ईरान अरब राइवलरी और पैन अरबिज्म और अरब नेशनलिज्म से स्ट्रेंथ मिली। खैर, मिडिल ईस्ट के बाद हम देखते हैं अरेबियन सी में लोकेटेड गल्फ ऑफ खंबाट को, जिसे पास्ट में गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से भी जाना जाता था। गल्फ ऑफ खंबाट इंडिया के गुजरात स्टेट को बॉर्डर करता है, जिसमें गुजरात से नर्मदा, तापी, माही और साबरमती नदियां ड्रेन करती हैं और एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। गल्फ ऑफ खंबाट काठियावाड़ पेनिनसुला को गुजरात के साउथ ईस्टर्न पार्ट से डिवाइड करता है। आपको बता दें कि गल्फ ऑफ खंबाट में वेनेडियम नाम का एक रेयर और क्रिटिकल एलिमेंट डिस्कवर किया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा रिच रिसोर्स है। गल्फ ऑफ खंबाट के बगल में ही लोकेटेड है गल्फ ऑफ कच्छ। ये गल्फ कच्छ और सौराष्ट्र पेनिनसुला के बीच लोकेटेड है। इसके माउथ पर इसकी चौड़ाई 45 किलोमीटर के आसपास है, जो आगे जाकर नैरो हो जाती है। यहाँ 1980 में इंडिया का फर्स्ट मेराइन सेंचुरी गल्फ ऑफ कच्छ मेरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी सेटअप किया गया था। यहाँ हर तरह के कोरल रीफ्स की स्पीशीज पाई जाती है। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड कुछ मेजर गल्फ्स के बारे में। साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड गल्फ्स में सबसे मेजर गल्फ है गल्फ ऑफ थाईलैंड, जिसे गल्फ ऑफ सियाम के नाम से भी जाना जाता है। ये गल्फ साउथ चाइना सी और इंडो चाइना पेनिनसुला से घिरा हुआ है। कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम इसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। ये एक शैलो गल्फ है और इसकी एवरेज डेप्थ मात्र 58 मीटर्स ही है। गल्फ ऑफ थाईलैंड के बाद हम बात करते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन के बारे में, जो साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा मेजर गल्फ है। ये गल्फ नदर्न वियतनाम के पास लोकेटेड है और ये गल्फ पैसिफिक ओशियन का ही एक शैलो एक्सटेंशन है। इस गल्फ के बारे में आपको एक खास बात बता दूं कि ये वो प्लेस है जहां से 1964 में हिस्टोरिकल वियतनाम वार की शुरुआत हुई थी। दरअसल 4 अगस्त 1964 को यूएस ने एलिगेशन लगाया था कि नॉर्थ वियतनाम ने यूएस वॉरशिप्स पर इसी गल्फ में अटैक किया था, जिसके बाद रिटेलिएशन में नॉर्थ वियतनाम और यूएस के फुल फ्लेजेड वॉर में इन्वॉल्व हो गए। इस इंसिडेंट को गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट के नाम से भी जाना गया। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू वर्ल्ड के मेजर गल्फ्स के बारे में। जल्द ही मिलते हैं आपसे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।